हाँ चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आपको पता है आज हम दिल्ली सल्तनत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। जितने भी दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने जो भी काम किए हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन से आपको ये भी मालूम चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरफ चल रही है, और आप अगर कोई चीज़ भूल रहे हैं तो आपको रिविजन की ज़रूरत है, ठीक है। हालांकि मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप सब रिवाइज कर कर आए होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ रूल ये होगा, कोई चीख चिल्लाहट नहीं मचाएगा, है ना। मुझे पढ़ने देंगे, समझाने देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अपने हैंड रेस करेंगे जिसको आंसर आता है, फिर मैं पूछूंगी, ठीक है। एक साथ आंसर नहीं देंगे, फिर दूसरे को मौका नहीं मिलता, वो दब जाता है फिर उसमें। चलिए, दिल्ली सल्तनत के रेफरेंस में, विद द रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत, इनमें से कौन से दो शासक, इनमें से कौन से दो रूलर एक दूसरे के साथ समकालीन हैं, यानी कि कंटेम्प्ररी हैं। अब कंटेम्प्ररी किस वे में बोलते हैं कि जहां पर एक का रूल चल रहा होगा वहां पर दूसरा किसी न किसी पोजीशन पर अपॉइंटेड होगा, ठीक है। उसे बोलते हैं समकालीन या कंटेम्प्ररी। ऑप्शन नंबर 1 है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। सेकंड ऑप्शन है घियासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। थर्ड है घियासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी। एंड नेक्स्ट है इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। इनमें से कौन से दो, ये जो दो नाम लिखे हुए हैं, कौन से दो एक दूसरे के समकालीन हैं या कंटेम्प्ररी हैं, कि जहां पर एक किसी पोजीशन पर है तो दूसरा भी किसी पोजीशन पर उसी दौरान होगा। चलिए सोचिए, टाइम है आपके पास। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अब आपको दिख रहा है? ऑप्शन सी। इसके अलावा कोई और अपना पक्ष देना चाहता है? किसके अलावा कोई और? बाकी सब छोड़ रहे हैं? अच्छा, ईमानदारी से अपने आप को नंबर देते हुए भी चलना, ठीक है। माइनस कर लेना 0.33 और नंबर दे लेना 1। तो बाकी सब छोड़ रहे हैं, लीव कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, नहीं आता। बी, घियासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी आप कह रहे हैं, ठीक है। कोई और? बाकी सब सी, एक के पीछे एक तो नहीं बोल रहे ना? पक्का सी? पता है सबको सी क्यों है? अच्छा बताओ क्यों है फिर सी, एक्सप्लेन। जिसने बोला है सी एक्सप्लेन करो। हाँ काजल बताओ। हाँ हाँ, नहीं जलालुद्दीन खिलजी ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करा था, वो तो बाद में आगे चलकर नसरुद्दीन महमूद शाह वगैरह, सॉरी इसके आगे चलकर भी इसका बेटा जो था, क से नाम था उसका, कैकोआबाद, ठीक है। कैकोआबाद और कैकोमर्स, उसके अगेंस्ट जलालुद्दीन खिलजी ने रिवोल्ट करा था। लेकिन हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब घियासुद्दीन बलबन सुल्तान था तो उस समय जलालुद्दीन खिलजी वॉज द गवर्नर ऑफ समाना, यानी कि पंजाब का गवर्नर था, ठीक है। तो दोनों ये एक दूसरे के समकालीन थे, कि एक सुल्तान था और एक गवर्नर था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। और ये प्रीवियस क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म? आराम से पहले सोच लेंगे, समझाने दीजिए। इनमें से कौन सा दिल्ली सुल्तान बाजार नियंत्रण प्रणाली से रिलेटेड है? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या फिरोज शाह तुगलक? बताओ काजल। हाँ सी, 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 ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इज रिलेटेड विद दी मार्केट रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी ने ही मार्केट रिफॉर्म शुरू करे, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करी, उसने ही शहनाई मंडी बनाया, उसने दीवाने रियासत बनाया, उसने ही फिर स्पाइस बनाए। तो ये सारे काम जो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है इनमें से कौन मोहम्मद गौरी का स्लेव था और दिल्ली का सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? ये तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए।
कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो इसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव एंड सुल्तान ऑफ दिल्ली, स्लेव ऑफ मोहम्मद घौरी। अच्छा ये क्यों नहीं बोला इल्तुतमिश? लेकिन हमने ये बोला ना कि सुल्तान भी था। हाँ नहीं नहीं, गौरी ने फ्री नहीं करा था आपको। इसमें ध्यान से आपने पढ़ तो मोहम्मद घौरी का स्लेव समझकर आंसर दे दिया, सही था आंसर, लेकिन दूसरा पॉइंट पढ़ा कि जो दिल्ली का सुल्तान बना था, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना था? नहीं बना था ना। तो लेकिन आंसर सही है, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस यूपीएससी में होती हैं। यूपीएससी जिस फीलिंग से आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो यूपीएससी ही जानता है। उसने फीलिंग से पूछा कि उसे कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर चाहिए था कि कौन मोहम्मद घौरी का स्लेव है और कौन दिल्ली का सुल्तान बना, लेकिन हम जहां तक पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। लेकिन अगर पहली स्टेटमेंट पढ़े कि घौरी का स्लेव, तो फिर घौरी का स्लेव तो ऐबक था, वो इल्तुतमिश नहीं था, इल्तुतमिश ऐबक का स्लेव था, ठीक है। तो इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द राइट आंसर। चलिए, फेमस कोहिनूर डायमंड कहाँ की खदानों से मिलता है? उड़ीसा, छोटा नागपुर, बीजापुर या गोलकोंडा? फेमस कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर का हीरा किस खदान से मिलता है? आंसर याद करके अपने मन में, 3-4 सेकंड का समय है आपके पास। हाँ पुनीत, गोलकोंडा, ठीक है। कोहिनूर डायमंड इज माइंड फ्रॉम दी गोलकोंडा। कोहिनूर डायमंड जो है गोलकोंडा की खदानों से मिला था। किसने किसको दिया था? किसने किसको दिया, कहां से कहां पहुंचा? थोड़ा पढ़ा है हमने कोहिनूर डायमंड के बारे में। किसने नाम कोहिनूर दिया इस डायमंड को? तो अलाउद्दीन खिलजी को किसने दिया? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर कहां से लेकर आया? हाँ, दक्कन के, कहां से? दक्कन के किस साम्राज्य से? बताओ बताओ। जहां से वो 6000 उसके ऊपर, घोड़ों के ऊपर लाद लाद कर सोने चांदी लेकर आया था, कहां से लाया था? कौन था इतना अमीर साम्राज्य? वारंगल, ठीक है। वारंगल जब लूटने गया था तो प्रताप रुद्र देव से छीनकर ये कोहिनूर लेकर आया था, जो इसने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इस डायमंड का नाम कोहिनूर रखा। चलिए, इनमें से कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान है जिसने सबसे पहली बार दिल्ली में अपनी राजधानी को स्थापित किया था? इनमें से कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान है जिसने सबसे पहली बार दिल्ली में राजधानी को स्थापित किया? पृथ्वीराज चौहान, घियासुद्दीन। आप दोनों ना इधर बैठ जाओ तो ज्यादा ना वो आसान रहेगा आपको देखना भी, और इजी से पढ़ पाओगे, वरना मैं ज्यादा इधर खिसका दूंगी तो फिर कैमरा कैप्चर नहीं करेगा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, घियासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश, इनमें से कौन सुल्तान है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित करी? सोचो सब, भाई सबको आना चाहिए। हाँ, लाइन से बताना शुरू करो। बताओ प्रीति। नेक्स्ट, विदुषी। इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश ही तो वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहली बार अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट करी थी, ठीक है, दिल्ली में स्थापित करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानियां 2 बनाई थी, एक लाहौर और एक दिल्ली। उसने कोई स्थायी राजधानी नहीं बनाई थी, ठीक है, उसने 2 अलग अलग राजधानियां बनाई थी। और पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली से कोई रिलेशन था नहीं, वो अजमेर का राजा था। और घियासुद्दीन बलबन जब सुल्तान बना तो ऑलरेडी राजधानी दिल्ली में स्थापित ऑलरेडी पहले से ही थी। चलिए, इल्तुतमिश इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इनमें से दिल्ली सल्तनत की आय का, दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? सबसे बड़ा सोर्स जहां से दिल्ली सल्तनत कमाया करता था, वो स्रोत है, क्या वो गोल्ड का ज्यादा इंपोर्ट किया करता था यानी कि आयात? क्या ज्यादा वो डिपेंड था किस पर? लैंड रिवेन्यू यानी कि भूकर, भूकर पर ज्यादा डिपेंडेंसी दिल्ली सल्तनत की थी, वहां से वो अपनी आय, वहां से वो अपनी इकोनॉमी जनरेट करता था। थर्ड ऑप्शन है, क्या उसने अपने ट्रेड रूट को जब अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल शिफ्ट करा तब उनकी इनकम ज्यादा बढ़ने लग गई? फोर्थ ऑप्शन है कि वहां पर बार्टर सिस्टम चला करता था जिससे वो लोग कमाया करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि कोई चीज के बदले कोई चीज लेना। तो आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत की आर्थिक सोर्स यानी कि इकोनॉमी किस चीज पर डिपेंड थी? ऑप्शन बी, हर्षिता। बी ऑप्शन, दिल्ली सल्तनत की जो आर्थिक इकोनॉमिक हेल्थ थी वो डिपेंड थी उनके रिवेन्यू पर। रिवेन्यू कंट्रोल करने के लिए तो उन्होंने कितनी सारी प्रणालियां बनाई थी, इक्तिदारी सिस्टम, ये वो, कि कोई लैंड पर रिवेन्यू फिक्स कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर पर फिक्स कर रहा है, पर बात तो लैंड रिवेन्यू की हो रही है यानी कि भूकर की।
तो दिल्ली सल्तनत की जो इकोनॉमिक लाइफ थी दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दी लैंड रेवेन्यू, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें से किस सुल्तान ने हौज खास का निर्माण किया था? इसमें से किस दिल्ली के सुल्तान ने हौज खास होता है एक वाटर टैंक, उसका निर्माण किया था? इसमें से किस दिल्ली के सुल्तान ने हौज खास का निर्माण किया? हाँ काजल, सी और सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन कि फिरोज शाह तुगलक ने एक वाटर टैंक हौज खास का निर्माण किया। नेक्स्ट, कौन सा लास्ट तुगलक डायनेस्टी का रूलर यानी कि तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन है? तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन है? नसरुद्दीन महमूद शाह, घियासुद्दीन तुगलक सेकंड, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का आखिरी शासक, तुगलक वंश का आखिरी शासक आपसे पूछा जा रहा है। ये तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर लोगे। क्या मोहम्मद बिन तुगलक होगा? ये तो सेकंड नंबर का था। ये फिरोज शाह तुगलक होगा, थर्ड नंबर का था। भाई फिरोज शाह तुगलक के बाद भी हमने पढ़ा है कि जिंदा रहे थे वो लोग। नेक्स्ट, घियासुद्दीन तुगलक टू नाम से आपने कुछ सुना? सुना नहीं सुना? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का नाम सुना था? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का नाम सुना था? क्या हुआ था इसके कार्यकाल में? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के कार्यकाल में क्या हुआ था? हाँ 1398 वाला आक्रमण। क्या किसका? नहीं, तिमूर का आक्रमण हुआ था नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के वक्त। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वहां से भागकर बदायूं चला जाता है, फिर बदायूं से वापस आता है। लेकिन जब वापस आता है तो खिज्र खान जो गवर्नर था पंजाब का, जो तिमूर उसे पंजाब का गवर्नर बनाकर गया था, खिज्र खान नसरुद्दीन महमूद शाह की हत्या कर देता है और इस्टेब्लिश करता है सैयद वंश। ठीक है, तो आखिरी शासक तुगलक वंश का है नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ठीक है, तो आपको याद रखना। देखो अब ये शासक भी पूछ रहे हैं, यानी कि आपको हायरार्की भी पता होनी चाहिए कि कौन फर्स्ट है कौन लास्ट है। ठीक है, तो ये लास्ट शासक पूछा है क्योंकि ये चीजें भूल जाते हैं इसलिए पूछी जाती है। नेक्स्ट, आपको इसमें से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, आपको वो देखनी है। वो अलाइन नहीं हुई है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। पहली स्टेटमेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करी। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी इशू करी। टोकन करेंसी क्या होती है? वो जैसे कि एक मुद्रा चला दी उसने कि अब सिल्वर के बदले जीतल है वो उतना मान्य होगा। ठीक है, टोकन करेंसी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्या सिर्फ पहली, क्या सिर्फ दूसरी, या दोनों में से कोई नहीं? दोनों ही स्टेटमेंट। भाई ये तो फेमस है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि उसने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी और उसके बाद उसने टोकन करेंसी भी इंट्रोड्यूस करी थी। ठीक है, जिसके बाद में इसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई थी, ये करेंसी को लोग अपने घर घर बनाने लग गए थे। ठीक है, दोनों ऑप्शन ही सही रहेंगे। दिल्ली सल्तनत ने एग्रीकल्चर के कौन से दिल्ली सुल्तान ने एग्रीकल्चर के लिए एक अलग विभाग बनाया और क्रॉप रोटेशन प्लान किया? क्रॉप रोटेशन यानी कि क्रॉप को घुमा घुमा कर लगाना कि इस क्रॉप के बाद कौन सी फसल लगेगी, फिर उसके बाद कौन सी फसल लगेगी, और फिर उसको निर्धारण करने के लिए उस सुल्तान ने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी बनाया था। आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। किसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया और क्रॉप रोटेशन को प्लान किया? सोचो सब। ए है, फिक्स है सबका, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार और मौका दे रही हूँ, सोचो। डी डी कुछ इसने, इस व्यक्ति ने सिर्फ लोगों को खुश करने का काम किया है, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। सबको ऑप्शन ए लगता है। चलो, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में अपना टैक्स बढ़ाया था तो उस टैक्स बढ़ाने से पहले उसने क्रॉप रोटेशन इंट्रोड्यूस किया था। ये मैंने बताया कि उसने लोगों को फसल करना सिखाई, क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो उसने कृषि सिखाई। उसने बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे मुनाफे की कृषि कैसे कर सकते हो, जब आप क्रॉप को रोटेट करो। उसको लगता था कि अब मैंने कृषि करना सिखा दिया है, क्रॉप रोटेशन इन लोगों को आ गया है, अब ये ज्यादा कमाएंगे, तो उसने उसके लिए फिर टैक्स इंक्रीज करे थे। और इस सब चीज को मेंटेन करने के लिए उसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने कोही। ठीक है, तो दीवाने कोही उसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया और क्रॉप रोटेशन को इंट्रोड्यूस करा, पर्सन है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस सुल्तान ने अलाई दरवाजा कंस्ट्रक्ट करवाया था?
किस दिल्ली के सुल्तान ने अलाय दरवाजा, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? किस दिल्ली सुल्तान ने अलाय दरवाजे का कंस्ट्रक्शन करवाया? हाथ खड़े करो जिसको आता है भाई। जो 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 हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं उन सबके फिर सब छोड़ रहे हैं, वो सब लीव कर रहे हैं, सारे आंसर जीरो हो जाएगा लास्ट में मार्क्स। पेपर ही नहीं देके आ रहे हैं, मतलब ये मान लूं मैं, सिर्फ नाम लिखकर वापस आ जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपसे पूछे जाते हैं, ये सब आप ही के सामने आने वाले क्वेश्चन है कुछ सालों में। नहीं, अपने मन में बोलो, हैंड रेस करो अगर आ गया समझ में तो। काजल बताओ। बलबन, आपने भी खड़ा किया था। नेक्स्ट, आपको मालूम है? फिरोज शाह तुगलक। और कोई? बाकी को नहीं पता? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अलाय दरवाजा। अलाय दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और इसमें जो अलाय वर्ड है वो उसने अपने नाम से, अलाउद्दीन के नाम से ही रखा था, ठीक है। तो ये जब आपको मैं नोट्स देती हूँ ना, उन नोट्स को लास्ट तक पढ़ा करो, उसमें कंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, मतलब आप नोट्स भी नहीं पढ़ रहे हो इससे तो ये भी क्लियर हो रहा है। ये मैंने क्लास में नहीं बताया पर नोट्स में दिया हुआ है, मैंने खुद टाइप किया है। अलाय दरवाजा बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चलिए, इनमें से रेगुलर करेंसी और दिल्ली को अपनी कैपिटल, इसमें से सबसे पहली बार रेगुलर करेंसी यानी कि एक पारंपरिक मुद्रा और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन सा सुल्तान था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन? इसमें से सबसे पहली बार एक करेंसी चलाने वाला और दिल्ली को अपनी स्थायी राजधानी बनाने वाला, सब बोलो इसको तो। इल्तुतमिश, ठीक है। कौन सी करेंसी चलाई इल्तुतमिश ने? जीतल और टंका, ठीक है। जीतल और टंका ये दो तरीके के उसने सिक्के चलाए थे। जीतल किसका हुआ? कॉपर का, और टंका हुआ सिल्वर का, ठीक है। और स्थायी राजधानी अपनी दिल्ली भी इल्तुतमिश ने ही बनाई थी। चलिए, सेकंड है कि दीवान मुस्तखराज। दीवान मुस्तखराज एक डिपार्टमेंट था जो रिकवरी करता था रेवेन्यू की, यानी कि जो बचा कुचा कर हो जाता था उसकी वसूली किया करता था दीवान मुस्तखराज। ये दीवान मुस्तखराज डिपार्टमेंट बनाने वाला कौन सा दिल्ली सुल्तान था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? दीवान ए मुस्तखराज, सोचो सब। सोच लिया? किस किस को आता है बताओ सिद्रा। अलाउद्दीन खिलजी। हर्षिता? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया। मैंने आपको जब बताया था, जब उसके रिफॉर्म्स पढ़ाए थे, तो उसने एक डिपार्टमेंट ये बनाया था कि जब उसने लैंड टैक्स फिक्स कर दिया था, जब उसने भू कर फिक्स कर दिया था, तो कभी कभी किसानों के लिए वो टैक्स देना मुश्किल होता था, क्योंकि कभी कृषि पूरी नहीं हुई तो किसान नहीं दे पाए, तो उन्होंने कुछ टैक्स दे दिया और किसानों ने बोला कि बचा हुआ हम बाद में दे देंगे। तो ये जो बचा हुआ टैक्स लेने के लिए एक अलग तरीके का वसूली विभाग बोल सकते हैं आप इसे, ये बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसे दीवान मुस्तखराज बोलते थे। इस डिपार्टमेंट का काम था कि बचे हुए कर को लेकर आना, ठीक है, बस वसूली करना। इसके बाद दीवान आमिर कोही किसके द्वारा बनाया गया? ये तो अभी 2 स्टेप पहले ही बताकर आ रही हूँ। दीवान आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक के कौन सा डिपार्टमेंट है? ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। इसके बाद इसमें से अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट कंट्रोल, यानी कि ये निम्नलिखित कुछ कथन या कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं आपके लिए, इनमें से आपको वो वाला स्टेटमेंट ढूंढना है जो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से गलत है। सबसे पहला स्टेटमेंट, उसने सारे के सारे जो गुड्स हैं यानी कि जो वस्तुएं हैं उनके प्राइजेस को फिक्स कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट है कि जब कमी पड़ जाती है यानी कि जब स्कार्सिटी की कंडीशन आती है तो उससे लड़ने के लिए उसने राशन की राशनिंग करवाई, यानी कि जितनी भी चीजें होती हैं उसका उसने प्रिपरेशन करी कि जब ऐसी कमी हो जाए, जब ड्रॉट वगैरह आ जाए तो उस दौरान हम उस चीज को यूज कर सके। थर्ड ऑप्शन कहता है कि उसने स्पाइस सिस्टम डेवलप किया था, यानी कि उसने अपने अपने क्षेत्र में ये जो जासूस होते हैं, खुफिया जासूस, उस प्रणाली को स्थापित किया था। फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है कि वस्तुओं की कालाबाजारी उसने रोकी थी, ठीक है। मार्केट कंट्रोल कर कर उसने वस्तुओं की कालाबाजारी रोकी थी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से गलत लगता है? हैंड रेस करेंगे जिसको समझ में आ गया।
हिंदी में एक बार और रिपीट करना है? यश और रिपीट करना है तो आंसर बताओ जल्दी। इसमें से आपको अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि उसने सारी वस्तुओं का प्राइस फिक्स कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट है कि उसने स्कैरसिटी की कंडीशन से लड़ने के लिए राशनिंग करवाई। तीसरा स्टेटमेंट है कि उसने जासूसों का सिस्टम स्थापित किया। चौथा स्टेटमेंट है कि उसने ब्लैक मार्केटिंग यानी कि वस्तुओं की कालाबाजारी पर नियंत्रण किया। हाँ चलो टाइम्स अप। प्रीति बताओ। बी। नेक्स्ट बी। सब बी बोल रहे हैं जिसने हैंड रेस किया, बी। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे काम उसने किया। उसने मार्केट रिफॉर्म तो इसीलिए किया था ताकि वो वस्तुओं के जो प्राइस है उसे फिक्स कर सके। किसी भी तरीके का लोग अपने मन मुताबिक प्राइस ऊपर नीचे नहीं करें, और अपने मन मुताबिक अगर प्राइस ऊपर नीचे नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो क्या रोक रहा है? ब्लैक मार्केटिंग। वो ब्लैक मार्केटिंग रोकना चाह रहा है कि कभी भी लोग अपने मन मुताबिक प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं वो चीज ना हो। तीसरा, उसने ये सब चीजें सही से चलती रहे इसके लिए उसने अपने राज्य में स्पाइस लगाए यानी कि जासूस बैठाए। लेकिन उसने ये सेकंड वाला जो काम है ये नहीं करा था कि स्कैरसिटी की कंडीशन से लड़ने के लिए राशनिंग करवाई जाए, ऐसा उसने नहीं किया था। तो बी स्टेटमेंट जो है वो मार्केट रिफॉर्म से गलत है। नेक्स्ट, कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने आप को भगवान की परछाई या फिर नायाब खुदाई बोला करता था? कौन सा दिल्ली सुल्तान है जो अपने आप को भगवान की परछाई, अल्लाह की परछाई और नायाब खुदाई बोला करता था? ऑप्शन है बलबन, खिलजी, तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। सबको मालूम है? सबको नहीं मालूम? मालूम है? अक्षुन तुमने कोई भी आंसर नहीं दिया, नहीं मालूम। यश? अच्छा ये वाली नहीं करी, पूरा दिल्ली सल्तनत अटेंड नहीं करा? अच्छा मैक्सिमम नहीं किया। यश तुमने तो किया है। कौन सा दिल्ली सुल्तान है जो अपने आप को नायाब खुदाई, ये तो बहुत फेमस सुल्तान है, चलो जो इसने हैंड रेस किया बोलो। बलबन। ठीक है, बलबन जब रूलर बना वो यही बात कह के तो रूलर बना था कि मैं भगवान की भेजी हुई परछाई हूँ, मुझे स्वयं खुदा ने यहाँ पर भेजा है लोगों की रक्षा करने के लिए। उसने अपने आप को आफरा सियाब का वंशज भी बोला था। उसने अपने आप को नायाब खुदाई का पद दिया था, यानी कि मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उनकी परछाई हूँ। तो ये सब कहने वाला है बलबन। ठीक है, बलबन का ये वर्ड्स है। नेक्स्ट, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा, इरिगेशन टैक्स किसने चार्ज किया था? सिंचाई कर लगाने वाला कौन सा दिल्ली का सुल्तान था? सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स एक ही बार लगाया है, एक ही व्यक्ति ने लगाया है। अब आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई कर लगाने वाला इनमें से कौन है? डी। डी जिसने हैंड रेस किया, डी। ठीक है, सिंचाई कर लगाने वाला है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारी नहरों का निर्माण करवाया था। उन नहरों से आने वाले पानी पर उसने कर लगाया था, टैक्स लगाया था कि अगर आप इरिगेशन, अगर आप नहरों का इस्तेमाल करोगे अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और ये ऐसा करने वाला पहला ही सुल्तान था और आखिरी सुल्तान भी कि जिसने इरिगेशन टैक्स लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इब्न बतूता किसके राज्य में भारत आया? इब्न बतूता किसके राज्य में भारत आया? ये तो बहुत फेमस है। घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। किसके कार्यकाल में इब्न बतूता दिल्ली आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सब मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में इब्न बतूता दिल्ली आया था, जिसमें फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता का जीना हराम कर दिया था। इसको पकड़ लिया था दिल्ली में ही कि अब आप दिल्ली से नहीं जाओगे, क्योंकि इब्न बतूता बहुत ज़्यादा स्कॉलर पर्सन था। मोरक्को से ये आया था, अफ्रीका के मोरक्को से, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपने राज्य का काजी, चीफ काजी बनाकर अपॉइंट कर दिया था। ठीक है, इसने फिर मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर एक किताब भी लिखी है, रिहेला। ठीक है, जिस किताब से हमें मोहम्मद बिन तुगलक के जितने भी कार्यकाल है उसके बारे में पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का इतना बड़ा एम्पायर था, उसमें 23 प्रांत थे। ये सारी चीज़ें जो हमें मालूम चलती हैं वो इब्न बतूता की रिहेला किताब से ही चलती हैं, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। चलिए, इनमें से किसको न्यू मुस्लिम्स के नाम से जाना जाता है या नए मुसलमान के नाम से जाना जाता है, जो बने थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के कार्यकाल में? इनमें से किसको न्यू मुस्लिम्स कहकर पुकारा जाता है? ताजिक, अबिसियंस, इंडियन मुस्लिम्स या मंगोल्स? इनमें से किन को न्यू मुस्लिम्स के नाम से जाना जाता था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, सोचिए, याद करिए, बताओ मिताली।
मंगोल्स। नेक्स्ट कोई और क्या बताना चाह रहा है? हर्षिता? अबीसियंस। इंडियन मतलब भारत में आए हैं अबीसियंस कभी? बताओ। अबीसियंस कहाँ पर रहते हैं? कहाँ है अबीसियन एम्पायर? ये तो अफ्रीका के एम्पायर है, इजिप्शियन एम्पायर है, ये कभी भारत नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट और कोई बताना चाह रहा है? इंडियन मुस्लिम्स। पुनीत आप भी बता रहे हो? ठीक है, और कोई? मिताली मंगोल बोल रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है मंगोल। मंगोल, ठीक है। मंगोल क्यों? क्योंकि जब भारत पर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का रूल चल रहा था दिल्ली में, तब मंगोल्स ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने उस आक्रमण को दबा दिया था। फिर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने मंगोल्स को एक चांस दिया था कि लौटकर अपने देश वापस चले जाओ, लेकिन मंगोल्स ने जाने से मना कर दिया था कि हाँ भाई हम चले गए तो वहां पर भी मारे जाएंगे, इससे अच्छा तुम्हारे यहाँ या तो मारे जाए या किसी नौकरी पर हमें रख लो। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने सबसे पहली बार मंगोल्स को अपनी आर्मी में नियुक्त करा था और इनको न्यू मुस्लिम्स कहकर या न्यू मुस्लिम्स कहकर पुकारा था। ठीक है, ये है मंगोल्स। ठीक है, आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में एक मंगोलपुरी नामक जगह भी बनाई जाती है दिल्ली में, ठीक है, जहां पर मंगोल रहा करते थे। फिर बाद में चलकर इन मंगोल्स ने रिवोल्ट करा था अलाउद्दीन खिलजी के वक्त, जब अलाउद्दीन खिलजी इनके रिवोल्ट को दबाने कहाँ पहुंचा था? गुजरात पहुंचा था। ये सब चीजें आगे मंगोल्स ही तो थे जिनको न्यू मुस्लिम्स कहकर जलालुद्दीन खिलजी ने पुकारा था। चलिए, इनमें से आपको राजाओं के नाम दिए हैं, यानी कि दिल्ली सुल्तानों के नाम दिए हैं, उसके आगे उनके बारे में कही हुई बातें लिखी हैं। आपको यह बतानी है कि इनमें से किस सुल्तान के बारे में जो कहा गया है वो पूर्णतः सही है, वो पूरी तरीके से सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट, बलबन ने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब क्या है? जो घोड़ों पर थप्पा लगाया करता था वो शुरुआत बलबन ने करी। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आरिस डिपार्टमेंट, नया आरिस डिपार्टमेंट, आरिस विभाग बनाया। तीसरी स्टेटमेंट बोलती है फिरोज शाह तुगलक ने अलग एक विभाग बनाया था गुलामों के लिए, एक अलग डिपार्टमेंट बनाया स्लेव्स के लिए। चौथी स्टेटमेंट बोलती है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद मिलिट्री में उसको उसके अंकल ने सक्सीड करा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो अगला व्यक्ति मिलिट्री में आया वो उसका चाचा था। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके कहे हुए सुल्तान के लिए सही है, ये आपको बतानी है। सी। कोई और कहना चाह रहा है कुछ? हाँ, काजल? ए। और कोई? सी। और कोई? विदुषी? सी। सी ऑप्शन सही है। ए क्यों नहीं है? देखो, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, यानी कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों पर थप्पा लगाना किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग और चेहरा, ये दाग जो है यही तो है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस की, हॉर्सेस के ऊपर एक सल्तनत का ठप्पा लगा देना कि ये घोड़ा सल्तनत का है। ये सब काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। आरिस डिपार्टमेंट किसने बनाया? दीवाने आरिस बलबन ने। अगर अलाउद्दीन खिलजी ने डिपार्टमेंट आरिस बनाया होता तो फिर तो ये ऑप्शन सही होता, आपने तो सही बोला। तो आरिस डिपार्टमेंट किसने बनाया? बलबन ने। ठीक है, दीवाने आरिस एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद क्या उसके अंकल आए थे नेक्स्ट? कौन आया था? कौन था भाई? कैसा भाई था? कजन भाई था। लेकिन आगे भी तो पढ़ो, मिलिट्री में पूछा है। अगर यहाँ पर आप कजन लिखा होता और यहाँ पर नहीं लिखा होता तो आप तो फिर ये भी सही कर देते। पूरा स्टेटमेंट पढ़ा करो। उसने ये बोला है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चाचा ने उसका उत्तराधिकार संभाला था मिलिट्री में। मिलिट्री में नहीं, वो लोग रूलर में थे, ठीक है, वो लोग शासक थे। तो चाचा नहीं आया था, उसका चचेरा भाई आया था, फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन सी सही है कि फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग बनाया। अब चलो, जिसने ऑप्शन सी बोला है विभाग का नाम भी बताओ। दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने बंदगान एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया स्लेव्स के लिए। चलिए, इसके बाद किसने आगरा सिटी का निर्माण किया? आगरा शहर को बसाने वाला इनमें से कौन सा दिल्ली सुल्तान है? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? आगरा शहर को बसाने वाला इनमें से कौन सा निम्नलिखित सुल्तान है? यश के पहला एक आंसर आया ऑप्शन डी, ठीक है। अक्षुन बोल रहा है? नहीं बोल रहा। कोई और बोल रहा है? हाँ, बी सिकंदर लोधी। और कोई?
सिकंदर लोधी, बी, फिक्स बी, आपका डी लॉक कर दूं? ठीक है, तो बी इसका सही ऑप्शन है, बी सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने कब 1504 में सबसे पहली बार आगरा शहर का यमुना नदी के किनारे निर्माण किया था, सिकंदर लोधी ने। ठीक है, तो सिकंदर लोधी ने आगरा का निर्माण किया। चलिए, दिल्ली सल्तनत के अंडर इनमें से वो कौन सी भूमि है जो राजा के सीधे नियंत्रण में हुआ करती थी, यानी कि जिस पर सुल्तान का सीधा नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल था और उसका इस्तेमाल सुल्तान अपने निजी खर्चे के लिए यूज किया करता था। इनमें से वो आपसे लैंड का नाम पूछा है, भूमि का नाम पूछा है कि वो कौन सी भूमि थी जो सुल्तान के सीधे नियंत्रण यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करती थी। ऑप्शन है इनाम, इक्ता, खालसा या नन ऑफ दीज। बताओ, सब बता दो, अब सबने हाथ खड़ा कर दिया। खालसा, ठीक है। खालसा लैंड किसके वक्त में बनाई गई? अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में, कि एक ऐसी स्ट्रेच है लैंड का जिस पर अलाउद्दीन खिलजी या फिर अब सुल्तान का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। इस पर वो कोई इक्तेदार को अपॉइंट नहीं किया करता था, अपने खुद के ऑफिसर्स भेजा करता था यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, और उस पैसे का इस्तेमाल किया करता था अपने निजी खर्चा उठाने के लिए। ठीक है, तो ये है खालसा लैंड। चलिए, इनमें से वो कौन सा दिल्ली का सुल्तान है जिसने जगन्नाथपुरी का मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है उसे बर्बाद किया था, यानी कि तोड़ा था, उसे क्षति पहुंचाई थी? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? इसमें से किस सुल्तान ने ज्वालामुखी मंदिर और जगन्नाथपुरी मंदिर को क्षति पहुंचाई? याद करो सब, सोच के अपने मन में रखना है, हाथ खड़े करने हैं फिर। चलो, सी बोला। और नेक्स्ट किसी और, कोई और? सी, और कोई? ए, और कोई? ए, और कोई? ए, तो इसका ऑप्शन ए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा, वहां से 300 संस्कृत टेक्स्ट को वो लेकर आया, उसे फिर फारसी में बदलवाया। ठीक है, ये सारी बातें हमने करी थी कि फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर और जगन्नाथपुरी मंदिर को तोड़ा, वहां से 300 संस्कृत की किताबें लेकर आया, उसे फारसी में कन्वर्ट कराया। आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो आपको लोधी वंश के सुल्तान दिए हुए हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि इन सुल्तानों को उनके आए हुए क्रम के अनुसार लगाना है कि कौन कब पहले आया, कौन बाद में आया। आपके सामने ये नाम है, देखकर समझ के पढ़ो। चलो, मैं ऐसे बताओ, कौन लोधी वंश में सबसे पहले आया? बहलोल लोधी। नेक्स्ट इब्राहिम लोधी। तो कौन सा ऑप्शन? डी, बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम। ठीक है, और नहीं भी पता हो तो लास्ट को कौन आया था? इब्राहिम। इतने अनेकों बार डिस्कस कर लिया हमने, और लास्ट दो में ही है, तो दो कैंसिल कर दो, दो एलिमिनेट कर दो। अब इसमें और इसमें से देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है कि बहलोल लोधी ने स्थापना करी थी लोधी वंश की, तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, फिर सही हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर नहीं आता हो तो आंसर ढूंढने के बजाय ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया करो, तो उससे समझ में थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन फाइंड, आंसर फाइंड करना। चलिए, इनमें से कौन सा दिल्ली सुल्तान है जिसने खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि द महान सिकंदर की उपाधि दी, जिसने खुद को महान सिकंदर का टाइटल दिया? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? इसमें से कौन सा दिल्ली सुल्तान है जिसने खुद को सिकंदर कहा था? जिसको आता है आंसर, आंसर मन में और हाथ ऊपर। सोचो सोचो, अभी टाइम है आपके पास, और हाथ खड़े करते हो, इसको याद आता रहे। चलो काजल, अब बताओ, सिद्रा हाथ खड़ा था। बी। नेक्स्ट मिताली, बी। पुनीत, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? आपने भी हाथ खड़ा किया था। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट कोई और? चलिए, इसका सही आंसर है सी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को बोला था सिकंदर सहानी, सिकंदर सहानी खुद को बोला, और फिर उसके अंदर इतने ज्यादा महत्वाकांक्षा, इतनी ज्यादा डिजायर जाग गई कि सिकंदर सहानी बोलने के बाद वो निकल गया था पूरी दुनिया को फतेह करने, यानी कि पूरी दुनिया को जीतने। और जब वो जीतने निकला तो उसके एक दोस्त ने उसे रोका कि भैया तुम
पूरी दुनिया जीतने जा रहे हो, पहले कम से कम भारत को तो जीत लो। जब तक तुम भारत को नहीं जीतोगे तो तुम सिकंदर सहानी कैसे बनोगे, पूरे विश्व के सिकंदर कैसे बनोगे। तो तब उसने फिर अपनी शुरू करी थी नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, तब वो आना शुरू हुआ था, तब उसने फिर दक्षिण में लूटपाट मचाई थी। और सिकंदर सहानी, ये हमने लिखा भी है, अपने आप को कहने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। इसीलिए आयोग को भी ये बात मालूम है कि बच्चे होशियार हैं, सिकंदर नाम देखकर, अलेक्जेंडर नाम देखकर फटाक से सिकंदर लोधी टिक कर देंगे। ठीक है, सिकंदर लोधी, इसने अपने आप को ऐसे ही बोला था। इसका रियल नेम क्या था? सिकंदर लोधी का ये रियल नेम है, क्या था फिर? क्या सिकंदर लोधी का कोई और नाम था? नहीं था, यही है फर्स्ट एंड लास्ट नेम। सिकंदर लोधी का एक नाम है निजाम खान। ठीक है, सिकंदर लोधी का निजाम खान नाम था, उसने अपने आप को सिकंदर लोधी ऐसे ही बोल लिया था, लेकिन उसने टाइटल अज्यूम नहीं करा था सिकंदर सहानी का, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का। ये करने वाला अलाउद्दीन खिलजी है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत ने, अच्छा, दिल्ली सल्तनत ने अपने जो लैंड है, अपनी जो भूमि है, उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? आपके सामने ऑप्शन है इक्ता लैंड, खालसा लैंड, इनाम लैंड। इसमें आपको बताना है क्या 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3 या तीनों लैंड्स में अपनी उसको डिवाइड किया था, अपनी सल्तनत की भूमि को, यानी कि जितनी भी उनके पास लैंड थी उसे डिवाइड किया। अपना आंसर सोचकर मन में रखकर हैंड रेज कर लेंगे। देखो, इक्ता लैंड में किया, दिल्ली सल्तनत में इक्ता लैंड था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में खालसा लैंड था, दिल्ली सल्तनत में इनाम लैंड था, हाँ, दिल्ली सल्तनत में इनाम लैंड भी था। ये इनाम लैंड क्या होता है? इसके नाम में इनाम है, जिससे सुल्तान खुश हुआ करता था, यानी कि ज्यादातर ये काजी वगैरह को दिया करता था, अपने उलेमाज मौलवीज को दिया करता था, जिनसे ये खुश होता था, सुल्तान उनको फ्री में लैंड गिफ्ट कर दिया करता था। ठीक है, तो उसे बोलते थे इनाम लैंड। हालांकि ये इतना बड़ा विभाजन नहीं था, पर था। ठीक है, इसलिए दिल्ली सल्तनत ने अपने लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, खालसा, इक्ता और इनाम। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी, उसके पीछे उसके क्या कारण थे? सबसे पहला कारण, क्या वो दिल्ली के लोगों को पनिशमेंट देना चाहता था? दूसरा कारण, क्या वो दिल्ली से थक गया था, बोर हो गया था? थर्ड कारण है, क्या वो चाहता था कि उसकी राजधानी एक ऐसे केंद्रीय इलाके में रहे जिससे कि वो नॉर्थ और साउथ दोनों पर ही कंट्रोल कर सके? चौथा ऑप्शन है कि वो अपनी एम्पायर को साउथ में एक्सटेंड करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी कैपिटल भी साउथ में ही शिफ्ट कर ली थी। ऑप्शन सोचकर मन में, ठीक है, आंसर सही सोचकर अपने मन में रखिएगा। चलिए, सोच लिया, बताओ हर्षिता। सी, 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 ठीक है, कि वो चाहता था कि वो अपनी कैपिटल को केंद्र में, यानी कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन में शिफ्ट करे। वो पनिशमेंट तो, यानी कि लोगों को पनिशमेंट देना नहीं चाहता था, वो लोगों की पनिशमेंट बाद में बन गई थी। ठीक है, वो बेचारे का कोई ऐसा इरादा नहीं था। चलिए, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वो दिल्ली सल्तनत का रूलर है जिसने ब्राइबरी को प्रमोट किया, यानी कि जिसने घूस देने को भी प्रमोट किया था? इसमें से वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर है जिसने घूस देना यानी कि ब्राइबरी को प्रमोट किया था? फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, घियासुद्दीन तुगलक या बलबन? इसमें से कौन सा दिल्ली सुल्तान है? ब्राइबरी मतलब समझते हैं कि कोई काम ना निकले तो पैसा देकर निकलवा लेना। आता है किसी को? नहीं आता? हाँ, लाइफ लाइन ले लो 50-50। चलो, आपके लिए मैंने कैंसिल कर दिया इब्राहिम लोदी और बलबन। अब बताओ, मैंने 2 ऑप्शन हटा दिया, आपने 50-50 लिया ना, अब सही चुनो। ए और सी बचा है आपके पास। सी, कितने करोड़ हारने हैं? चलो, इसका सही ऑप्शन है ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जब शासनकाल में आया तो उसने ब्राइबरी को प्रमोट किया। कैसे प्रमोट किया? खुले मुंह से प्रमोट नहीं करा, उसने अपने, उसका एक ऑफिसर था, यानी कि उसके एक घोड़ा नायक था, उसका एक घोड़ा था, लेकिन वो सब स्टैंडर्ड हॉर्स था, यानी कि उसमें इतनी क्वालिटी नहीं थी कि वो आर्मी में शामिल हो सके। और जो घोड़े आर्मी में परमिट करता है, वो व्यक्ति उसके घोड़े को आर्मी में परमिट कर नहीं रहा था। तो वो आदमी पहुंचता है फिरोज शाह तुगलक के पास कि मेरे पास तो खाने कमाने का एक ही साधन है, ये हॉर्स, और इस हॉर्स को आपका वो सैनिक जो है, आपका वो ऑफिसर जो है, वो सेना में शामिल
काबिल नहीं कर रहा है, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसे जीतल दिया, यानी कि उसे खुद सिक्का दिया और ये बोला कि ये उस ऑफिसर को जाकर दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने खुद घूस देकर, यानी कि खुद घूस देने को, ब्राइबरी करने को प्रमोट किया था अपने शासनकाल में, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा भी व्यक्तित्व यानी कि थोड़ी सी भी पर्सनैलिटी जानते हो फिरोज शाह तुगलक की, कि फिरोज शाह तुगलक बहुत ज्यादा भला करना चाहता था, किसका, जनता का। अब ये जनता का भला नहीं है ब्राइबरी करना, लेकिन वो सबको खुश रखना चाहता था, तो इसी खुशी खुशी में उसने ब्राइबरी भी प्रमोट करी थी। चलिए नेक्स्ट, ये मैच दी फॉलोइंग है, ध्यान से ध्यान पूर्वक देखिएगा और आपके पास चांस है। ये क्या है, एक साइड आपके लिए डिपार्टमेंट्स के नाम है, यानी कि दीवाने मुस्तखराज, अमीर कोही, खैरात और वाकुफ। इधर आपको सुल्तान के नाम दिए हुए हैं, आपको ये मैच करना है कि किस सुल्तान ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि किस विभाग की स्थापना करी थी। सुल्तान है आपके पास जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह खिलजी, मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। आपको सबको तो सोचने दो, सी, ठीक है, सी सबका फिक्स है। चलो, दीवाने मुस्तखराज किसका डिपार्टमेंट है, अलाउद्दीन खिलजी का। दीवाने आमिर को ही सी क्यों बोला फिर जब आवाजें कम हो गई तो, क्योंकि देख लिया, चलो ये भी अच्छा चॉइस है कि देख लिया कि एक ही में ए का 4 है, बाकी देखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही होता है एग्जाम में भी, ऐसे ही करते हैं, बाकी नहीं देखते हैं, बस मैच दी फॉलोइंग में देख लेंगे कि एक दो मिल गए हमें, बस काफी है। लेकिन फिर भी दीवाने आमिर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने खैरात है फिरोज शाह तुगलक का, और दीवाने वाकुफ है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, ठीक है। आपको सारे भी पता होने चाहिए। चलिए, वैसे भी मैच द फॉलोइंग जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसीलिए दिए जाते हैं कि बच्चा कर ले, और इसी वजह से ऑप्शंस भी आसान रखे जाते हैं। चलिए, लास्ट ऑप्शन है कि आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इन स्टेटमेंट्स में से गुलाम वंश के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है वो चूज करना है, ठीक है। पहले समझाने दो, अपने हैंड रेज कर लेना। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता था, पहला स्टेटमेंट ये है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गजनी का गुलाम था, दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऐबक को लाख बख्श बोला जाता है। चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इल्तुतमिश इलबरी जनजाति को बिलोंग किया करता था। इसमें से कौन सा गलत है, सेकंड गलत है, सब बोल रहे हैं सेकंड गलत है। तो किसका स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी का। अब जब सेकंड गलत है तो टाइम वेस्ट क्यों करना, जहां जहां सेकंड है वो हटा दो, यहाँ सेकंड है, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1 3 4। अगर आपको बाकी नहीं भी पता और एक चीज क्लियर है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव है, गजनी का तो नहीं है, तो वो स्टेटमेंट डिलीट कर दो। चलो, इस तरीके से आपके 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इससे आपको बहुत कुछ अपने बारे में मालूम चला होगा। अगर आप चीजें भूल रहे हो तो आपको रिवीजन की जरूरत है। क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, कोई अलग तरीके से नहीं बनते। ये रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि एक फिक्स है, एक आपके पास एक सिलेबस फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक आना है, वहां से वहां तक आना है, तो वहां पर आयोग के पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। वही क्वेश्चन अलग अलग भाषा में घुमा घुमा कर पूछते रहता है, ठीक है। तो अगर आपके बहुत ज्यादा कम नंबर बन रहे हैं या आपको लगा कि नहीं आंसर कर पा रहे हैं तो रिवाइज करिएगा। बाकी जितना पढ़ाया था ये सारे उसमें से ही है, बीच में से, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा यहीं पर खत्म हुआ। इसके बाद आपको अपने रिवाइज करके रखना है विजयनगर और बहामनी, ठीक है। इसके बाद हम विजयनगर और बहामनी का भी किसी दिन PYQ ले लेंगे, ठीक है। चलिए, हम शुरू करते हैं अब अपना